Good morning बच्चों, how are you all? Today we'll be discussing about length measurement. But the problem is whenever we talk about length measurement, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप एक स्केल से यहाँ रूम की लेंथ मेजरमेंट कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँ यहाँ से मून की लेंथ मेजर करो, नहीं कर सकते। या फिर मैं ये कहूँ कि एक एटम का साइज मेजर करो, नहीं कर सकते। दैट मीन्स जब हम लेंथ मेजर करते हैं हर जगह के लिए अलग अलग मेजरमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि कोई एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट है, आपके घर के पास कोई पोल है जहाँ तक आप पैदल चल के जा सकते हो, उसके लिए मेजरमेंट का तरीका अलग होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि मून का मेजरमेंट है या कोई स्टार का मेजरमेंट है, वो अलग होगा, और एक एटम का जो मेजरमेंट है वो अलग होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट, और इसमें भी हम बात करेंगे पहले जो आप ऑब्जेक्ट को सीधे देख पा रहे हैं, लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट। लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट ठीक हो गया। आई सपोज ये आपको दिख रहा है बोर्ड में, लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट। सबसे पहले एक्सेसिबल नाउ, जब हम बोलते हैं एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, उससे हम क्या समझते हैं? हाँ बताओ, एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट से हम क्या समझते हैं? जहाँ पे हम जा सकते हैं। जैसे आपके घर के पास एक पोल, वहाँ तक आप जा सकते हो, यानी कि ये तो आप मेजर कर सकते हो एक्स, ठीक है। ये थीटा भी आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। ये एच आपको निकालना है, तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, एच इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। क्लियर? अब ये तो आप ठीक है सीधे सीधे लेंथ या इंच टाइप से मेजर कर सकते हैं। ये कैसे मेजर करते हैं? थीटा का बड़ा आसान सा तरीका है। देखो, एंगल जब मेजर करना हो कैसे करेंगे, आप बनाओ एक कार्डबोर्ड में, ये क्या है बताना मुझे, 0, 180 डिग्री, 180 डिग्री, क्या है? सबको पता है ना, डी है, ठीक हो गया। इसके ऊपर आप एक स्ट्रॉ लगा दो, यहाँ पे आपने एक स्ट्रॉ लगा दिया। इसके सेंटर से यहाँ पे एक आयरन नेल डालो, आयरन नेल डालने के बाद एक थ्रेड बांधो और दूसरी आयरन नेल हैंग कर दो। अब जब आप इसे मेजर करोगे, जब आप ऐसे मेजर करोगे, तब देखो क्या हो रहा है, ये सीधे 90 डिग्री पे हैंग कर रहे हैं। लेकिन जब आप इसे ऊपर को ले जा रहे हो और आप देख रहे हो वो पॉइंट जो पोल के टॉप मोस्ट पोजिशन पे है, तो आपका ये 90 डिग्री से शिफ्ट होकर कहीं और आ जाएगा। तो 90 डिग्री और उसके बीच में जितना एंगल होगा वही आपका भी एंगल आ जाएगा। ऑब्वियसली वो 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री तो आपका ये एंगल हो जाएगा। तो आप देखो एच इक्वल टू एक्स टेन थीटा, 90 डिग्री नहीं होगा, समझ में आया? 90 क्यों नहीं होगा? 90 डिग्री ये वाला एंगल है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री से तो छोटा ही एंगल है। तो ये कितना एंगल होगा जब आपने इसको देखा ऊपर को, तो ये 90, और जहाँ पे भी वो नीडल या आयरन नेल आएगी उसके बीच में जो एंगल आएगा आप आराम से मेजर कर सकते हो। तो एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट को तो आप इजीली मेजर कर पा रहे हो, लेकिन तब क्या हो, ये नोट कर लेना, एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, ट्रायंगुलर मेथड है। ट्रायंगुलर मेथड लगा रहे हैं इसमें, आपका वही टेन थीटा जो आप 10th में पढ़ते आए हो। लेकिन तब क्या हो, जब आपकी ऑब्जेक्ट इनएक्सेसिबल हो। इसी का बी पार्ट कर लो, उसको फर्स्ट का ए डाल देना, इसको फर्स्ट का बी डाल दो। तो अगर ये फर्स्ट का बी है और ये हो गया अब इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट हो गया। इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आप नदी के इस किनारे खड़े हैं और नदी के उस किनारे एक पोल की या पेड़ की आपको हाइट मेजर करनी है, ठीक है ना। आप नदिया के इस पार और नदी के उस पार एक पेड़ जिसकी हाइट आपको मेजर करनी है, तो वो कैसे मेजर करेंगे? वो भी आसान है। सपोज ये रिवर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट आपको मेजर करनी है। आप तो यहाँ खड़े हैं कहीं, ये लेवल है ग्राउंड का, क्लियर? तो आप क्या करेंगे, यार दो अलग अलग पॉइंट पे, एक यहाँ से एक यहाँ से, आप एंगल मेजर करेंगे इसके टॉप का। सपोज ये इसका टॉप यहीं पे ख़त्म हो रहा है, ये इसका टॉप है। अब आप क्या करेंगे, और इस रिवर को भी ज़्यादा अच्छा स्मूथिंग है, ये ऐसे दिखा दो ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब आपने दो पॉइंट लिए, पहले आपने ए से मेज़र करा, फिर आपने बी से मेज़र करा। एंगल कैसे मेज़र करते हैं मैंने बताया, ये आपका θ1 है, ये आपका θ2 है।
सपोज इसकी हाइट आपकी कितनी है, h है, जिसको हमें मेज़र करना है। ओके, ये डिस्टेंस यहाँ से x है और ये डिस्टेंस यहाँ से y है इसके बेस में, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि हम y और x को मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन ये क्या है, पहले आप यहाँ खड़े थे, आपने वो एंगल मेज़र करा, फिर आप यहाँ खड़े थे, ये एंगल मेज़र करा। हम यहाँ से रिवर के अक्रॉस वो डिस्टेंस तो मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ हम पहले खड़े थे वहाँ से अब जहाँ हम आ गए, क्या हम वो डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मैं 5 फीट बैक साइड आ गया, 1 2 3 4 5 मैं यहाँ पे आ गया, तो 5 फीट की डिस्टेंस तो मुझे पता है ना। तो मुझे y नहीं पता, मुझे x नहीं पता, लेकिन y माइनस एक्स तो पता है। तो y माइनस एक्स कौन सी डिस्टेंस है, यही तो होगी, हाँ है ना। θ1 और θ2 तो आपको पता है कैसे निकालना है। अब आप क्या करो, यहाँ पे ट्राइंगल के नाम दे देते हैं, इसको पॉइंट P मान लेते हैं और इसको बेस O मान लेते हैं। तो इन ट्राइंगल APO में आप tan थीटा नहीं cot थीटा लगाओ, cot θ1, cot थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन h, यही होगा। दूसरा हो जाएगा इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल ये वाला लो, BPO, यहाँ पे cot θ2 लगा लो, cot θ2 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है y अपॉन h, यही होगा। अब देखो माइनस कर लो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को, तो देखो क्या आएगा, इक्वेशन 2 यानी कि y अपॉन h माइनस x अपॉन h इज इक्वल टू cot θ2 माइनस cot θ1, यही आएगा। h तो कॉमन है बेस में, तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स अपॉन h इज इक्वल टू cot θ2 माइनस cot θ1। क्लियर? आपको तो h निकालना है, तो h कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स अपॉन cot θ2 माइनस cot θ1। अब y माइनस एक्स कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली। आप पहले a पे थे, फिर आप b पे आए, तो क्या आपको पता है कि आप कितनी डिस्टेंस पीछे आए? हाँ, हमें पता है। क्लियर? रिवर के अक्रॉस जो आपका ट्री है उसकी पोजीशन तो चेंज हो नहीं सकती, लेकिन आपकी पोजीशन तो चेंज हुई। आप पहले यहाँ थे, आप अलग अलग पोजीशन पे आपने एंगल मेजर करा टॉप ऑफ द ट्री का, और आपने जो फॉर्मूला निकाला उसमें y माइनस एक्स आ रहा है, ये डिस्टेंस आपको पता है, θ1 θ2 आपको पता है, तो क्या आप हाइट निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लोगे। तो इस तरीके से आप उस ऑब्जेक्ट की हाइट भी निकाल सकते हो जहाँ पे आप नहीं पहुँच पा रहे हो, ऑल्दो उसकी जो डिस्टेंस है दैट इज ओनली फार, दैट इज नॉट वेरी वेरी फार। फार का मतलब है इट्स नॉट वेरी नियर टू यू, आपसे जरा सा दूर है। लेकिन वेरी वेरी फार हम बोलें तो फिर हम बात करेंगे प्लैनेट्स की, तब हम बात करेंगे मून की। क्लियर? तो ये तो हो गया एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट को कैसे मेजर करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए, पॉज कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं बेटा पैरेलैक्स मेथड की, एंड इट्स रियली गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली इन 11th बट ऑल्सो इन 12th में जब आप ऑप्टिकल बेंच के एक्सपेरिमेंट करेंगे उस समय आपको पैरेलैक्स एरर रिमूव करनी आनी चाहिए। तो पहले पता होना चाहिए पैरेलैक्स मेथड है क्या। अच्छा, पैरेलैक्स मेथड पे हम डायरेक्टली जाएं उससे पहले आप घर में बैठे हुए हैं, आप एक काम करिए, जो आपके सामने वॉल है आप उसको देखिए और अपने नोज के सामने ये पेन रखिए। बड़ा जनरल सा एग्जाम्पल है। अब क्या करो, पहले आप एक आंख बंद करो और बैकग्राउंड को देखो, ठीक है। जहाँ पेन को देखो, नॉट बैकग्राउंड, पेन को देखो, पेन के बैक साइड आपको बैकग्राउंड दिखेगा, ठीक है। तो आप देखो पेन की पोजीशन आपको कहाँ दिख रही है। उसके बाद आप दूसरी आई क्लोज करो और फिर आप देखो कि आपको पेन की पोजीशन कहाँ पे दिख रही है। ये किसके रिस्पेक्ट में? बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्या आपको अभी भी पेन वहीं पे दिख रही है? नहीं, आपको जो पोजीशन थी पेन की वो कहीं और दिखाई देगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने आंख बंद करी, एक आंख बंद करी, ये नोज के सामने रखना है, तो इसकी पोजीशन नोट करो बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहाँ पे आ रही थी। फिर दूसरी आई बंद करी और फिर देखा कि इसकी जो रिलेटिव पोजीशन है बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहाँ पे आ रही है, वो चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने दो अलग अलग जगह से देखा। जब हम दोनों आंखों से एक साथ देख रहे हैं तो दोनों आंखों में जो हमारी इमेज है वो एक साथ बन रही है, एक ही इमेज को देख रहे हैं, ये एक ही ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। लेकिन जब हमने आई क्लोज करी तो हम एक ही ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग पोजीशन से देख रहे हैं। तब ये एक आई एक जगह से और ये एक आई दूसरी जगह से देख रही है, अलग अलग टाइम पे देख रही है। तो इसीलिए जो इनकी पोजीशन है वो क्या है? अलग अलग है।
तो आपका ये जो है ऑब्जेक्ट वो आपको बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में दो अलग अलग जगह पे दिखाई देगा, ठीक है। तो व्हाट इज पैरेलैक्स मेथड? इट इज द रिलेटिव शिफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, पेन के केस में तो हम कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड, लेकिन वो बैकग्राउंड क्या है? अनदर ऑब्जेक्ट है, एक वॉल है, वो अनदर ऑब्जेक्ट आप मान लो। इट इज द रिलेटिव शिफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर या अनदर का मतलब जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इन केस ऑफ पेंसिल एग्जाम्पल। जो हमने ये लिखना नहीं है, मैं ये समझाने के लिए बोल रहा हूं। बैकग्राउंड इन केस ऑफ पेंसिल एग्जाम्पल, व्हेन वी व्यू इट फ्रॉम टू डिफरेंट पोजिशन। जब हम दो अलग अलग पोजिशन से देखते हैं तो हमें इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, वो हमें अलग अलग दिखाई देता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। अब मान लो ये मेरी एक आई थी, ये दूसरी आई थी, और ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ये बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में अलग अलग आ रही है। तो जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, जो आई की पोजीशन है, E1 E2 दो अलग अलग जगह से देख रहे हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं बेसिस। क्या बोलते हैं? बेसिस। क्लियर? सो व्हाट इज बेसिस? यहाँ पे हम मेंशन भी कर लेते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट पोजिशंस फ्रॉम वेयर we watch the object is known as basis। बेसिस को कैसे भी नोट करो, बी से डी से। तो अभी एक तो हमने ये बोला और दूसरा हमने ये बोला। क्लियर? इसको नोट करो जल्दी से, क्विक। अब देखो, अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। हम अर्थ से मून की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है वो देखेंगे। सपोज ये आपका अर्थ है, पहले तो यहाँ पे लिख लेना हेडिंग, मेजरमेंट ऑफ मून, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ मून। ये कितनी अर्थ से? सपोज मून कहीं है आपका यहाँ, तो आप क्या करोगे? अर्थ के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड से, अर्थ के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड से पहले आप मून को देखोगे। ये सपोज मून ये है, आपने डायमेट्रिकली, अब आप एक ही टाइम पे तो जगह जाओगे नहीं, आप यहाँ हो, आपका फ्रेंड यहाँ है डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे, और यहाँ देखा आपने मून पे, तो आपने क्या करा? देखो, यहाँ से मैं इस लाइन को ऐसे ले जा सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन, यहाँ से मैं इस लाइन को ऐसे ले जा सकता हूँ ना, उसको और ऐसे बना लो। क्लियर? और यहाँ से मैं एक लाइन ऐसे ले जा रहा हूँ। डायमीटर, ये जो डिस्टेंस है दो जगह से मैं अर्थ का देख रहा हूँ, ये तो मुझे पता ही होगा। सपोज ये कैपिटल डी है और ये जो है ये अर्थ से यहाँ की डिस्टेंस। क्लियर? अब मैंने क्या करा, मुझे ये एंगल चाहिए था पूरा, क्योंकि मुझे फॉर्मूला लगाना है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसको देखूँगा, किसको? मून को, अर्थ के इस पॉइंट से, ये ए है, ये बी है, ये एम है। ए से एम को देखा, बी से एम को देखा। तो जब मैं बी से एम को देख रहा हूँ तो पहले तो मैंने इससे इसको व्यू करा, फिर यहाँ से मैंने स्ट्रेट देखा बिल्कुल टॉप पे, यानी कि पहले जैसे मुझे वो मून है तो वहाँ देखना है और फिर बिल्कुल इसके टॉप पे देखना है। तो इनके बीच का कुछ ना कुछ एंगल आएगा। सपोज वो एंगल आया θ1। ऐसे ही पहले जब हमने ए से एम को देखा, अब इसे पैरेलैक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो अलग अलग पोजीशन से हम एम को देख रहे हैं, ये याद रखिएगा। अब मुझे एंगल मेजर करना है, तो पहले मैंने बी से एम को देखा था, अब मेरी पोजीशन बदल गई, ठीक हो गया। या पहले हम यहाँ थे, पहले मैंने इसको देखा, फिर मैंने यहाँ था, फिर मैंने इसको देखा। और एंगल मेजर करने का तरीका वही, पहले उसको देखो और फिर स्ट्रेट देखो ऊपर।
इन दोनों के बीच में जो एंगल आया ये आपका एंगल कितना आ गया, θ2। अच्छा आप देखो ये वाली लाइन और ये डॉटेड लाइन पैरेलल है, ये θ2 तो ये कितना, θ2, ये θ1 तो ये कितना, θ1। तो टोटल एंगल बीच में कितना बन रहा है, θ1 प्लस θ2। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक बार आप यहाँ खड़े हैं, एक बार आप यहाँ खड़े हैं, अर्थ के दो अपोजिट एंड अगर हम मान लें, ऊपर आपका मून है बीच में कहीं, तो पहले आपको जब एंगल मेजर करने हैं तो आपने यहाँ से इधर मून को देखा, फिर स्ट्रेट लाइन में देखा, इनके बीच में जो एंगल आ गया वो आपने मेजर कर लिया, तो ये पूरा एंगल आ गया, ये डी है आपको पता है और ये स्मॉल डी आपको निकालना है। तो हमें पता है अब एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब तो बड़ा सिंपल है, आप क्या लिखोगे इसमें, नोट करना, वी व्यू मून फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स ए एंड बी, ठीक है। When we find θ1 and θ2 we apply the formula angle is equal to, ये लिखना नहीं कैसे मेजर करें, बस इतना हो गया, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। पूरा एंगल कितना है, कहाँ पे, इन ट्राइंगल AMB, एंगल कितना है θ1 प्लस θ2, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क कितना है d अपॉन रेडियस, रेडियस कितना है d, तो d कितना आ गया, d अपॉन θ1 प्लस θ2, यही है ना। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क कौन सा होता है, एंगल के सामने वाला, और ये आपका क्या गया, रेडियस। अगर इसमें पूरा घुमा के ले जाऊं तो एक सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ से मैंने डी जो डिस्टेंस थी किसके बीच में, मून और अर्थ के बीच में, वो निकाली। चलिए अब ये कर लेंगे, ठीक हो गया, वेरी गुड, ये समझ में आ गया। अगली बार हम स्मॉल लेंथ मेजरमेंट की बात करेंगे। क्लियर, दैट्स ऑल फॉर टुडे।